हेलो बच्चों पार्टी, दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से बच्चे? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सारे बच्चे मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे अखियों के तारे? हेलो बेटा, हेलो। एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मेरा जो ये बोर्ड है आज बहुत ही ज्यादा हैंग हो रहा था, कुछ भी इसमें सेव नहीं हो रहा था, कुछ भी चल नहीं रहा था, तो इसीलिए बेटा हम लोग 15 मिनट लेट हो गए हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन मशीन्स हैं, क्या करें, अपने हिसाब से चलती हैं। चलिए चलिए चलिए, वेरी नाइस। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। रेडी ऑल ऑफ यू? सारे बच्चे रेडी हैं? तो अपनी अपनी टेबल और चेयर पे एकदम कमर को सीधा करके बैठ जाएंगे विद फुल ऑन एनर्जी, राइट? एकदम कमर स्ट्रेट, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, बॉटनी कॉपी सामने और एनसीईआरटी की बुक सामने। तो पिछले लेक्चर में मैं देख रही थी कि काफी बच्चे ये कह रहे थे कि मैम जो आप एनसीईआरटी मंथन कराते हैं, मतलब जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो हम टॉपिक के साथ साथ पढ़ें। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि मैंने पहले पूरा कंटेंट और थ्योरी पढ़ा दिया और फिर बाद में एक साथ एनसीईआरटी रीडिंग करा के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। लेकिन आप लोगों ने, काफी बच्चों ने कहा कि मैम नहीं, टॉपिक के साथ साथ कराइए। तो बेटा आप लोगों के सजेशंस सराखों पर, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को समझना है। तो जैसे आप लोगों को ठीक लगता है, जैसे आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है, हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप इसी तरह से अपने सजेशंस देते रहिए और जो हमें ठीक लगते हैं वो हम जरूर आपके सजेशंस मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी आपका ही भला चाहते हैं। तो आज से यही करेंगे बेटा, जैसे पढ़ लिया वैसे ही तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। इज दैट ओके? ठीक है बेटा, चलिए, वेरी नाइस। आ जाइए आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और आपका कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ डिटेल में देखा था। और हमने लेक्चर को एंड कहां किया था? हमने लेक्चर को एंड किया था टेक्सोनॉमिकल हिरार्की पर। टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, कुछ एक दो बच्चों ने डाउट पूछे हुए हैं कि मैम हिरार्की क्या होती है। बेटा हिरार्की का मतलब होता है, हिरार्की का मतलब होता है पूरा ऑर्डर। हिरार्की का मतलब क्या होता है? पूरा ऑर्डर। जैसे हमने उस दिन आपको बताया था, याद है, फंडे से याद कराया था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, याद है? तो ये जो पूरा ऑर्डर है, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो, जब ऑफिस में जाते हो तो पूरा एक ऑर्डर होता है रैंक्स का। सबसे नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर एक मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर एक सीईओ होता है, फिर कंपनी का ये होता है, डायरेक्टर होता है। तो ये क्या है? किसी भी ऑफिस के अंदर आप घुसोगे तो आपको रैंक्स देखने को मिलेंगी, राइट? और ये जो पूरे रैंक्स का ऑर्डर है कि पहले एम्प्लॉयज, फिर उनके ऊपर मैनेजर, फिर उनके ऊपर सीईओ, फिर उनके ऊपर डायरेक्टर, ये जो पूरी आपको रैंक का ऑर्डर नजर आ रहा है, इसको हम हिरार्की कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब हम धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो 1 मिनट में चुटकी बजाते ही वो काम हो जाता है। नहीं, वो काम करने में ये काम थोड़ा जटिल है। पहले हम छोटा ग्रुप बनाते हैं, फिर उससे बड़ा ग्रुप बनाते हैं, फिर उससे और बड़ा ग्रुप बनाते हैं, यानी कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तब जाकर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होता है। और वो सारी सीढ़ियां जो हम चढ़ते हैं, वो सारे स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उन सारे स्टेप्स को मिलाकर हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक हिरार्की। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि टेक्सोनॉमिक हिरार्की में जो हर एक स्टेप हम चढ़ रहे हैं, हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? हर एक स्टेप को हम कहते हैं कैटेगरी, रैंक या फिर टेक्सॉन। और इसीलिए हम कहते हैं टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सब कुछ मैं आपको पिछले लेक्चर में लिखा चुकी हूं। टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? क्योंकि जो हर एक स्टेप हमारे सामने आ रहा है वो एक टेक्सॉन है, वो एक रैंक है और वो एक कैटेगरी है। ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आ जाइए इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी अपनी बॉटनी कॉपी सारे बच्चे अपने सामने खोल लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं विद टेक्सोनॉमिक हिरार्की। आ जाइए, सो लेट्स स्टार्ट विद तो जहां से आपने अपने नोट्स को एंड किया था पिछली क्लास में, वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। टेक्सोनॉमिक हिरार्की हम सारे जानते हैं, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो किंगडम है,
किंगडम के नीचे फाइलम और डिवीजन आता है। फाइलम का इस्तेमाल हम करते हैं बेटा एनिमल्स के लिए। फाइलम का इस्तेमाल हम एनिमल्स के लिए करते हैं और डिवीजन शब्द का इस्तेमाल हम प्लांट्स के लिए करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फाइलम के बाद हमारा कौन सा स्टेप आता था बेटा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो क्या बताया था आपको मैंने लास्ट क्लास में कि सबसे पहले जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटते हैं तो हम सबसे पहले सबसे छोटा ग्रुप बनाते हैं जो कि स्पीशीज है। फिर उसके बाद जीनस, एक एक करके हम सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करते जाते हैं और अल्टीमेटली हम उस ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में डाल देते हैं। तो ये जो पूरी सीक्वेंस आपके सामने दिखाई दे रही है ये हिरार्की है और इस पूरी सीक्वेंस में हर एक स्टेप जो आपको नजर आ रहा है, ये हर एक स्टेप एक टैक्सॉन है, एक रैंक है और एक कैटेगरी है। यानी कि स्पीशीज जो है, स्पीशीज एक रैंक का नाम है। इस पूरी की पूरी सीक्वेंस में स्पीशीज एक स्टेप है, एक रैंक है, एक कैटेगरी है, एक टैक्सॉन है। राइट? तो ये पूरी की पूरी, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हर एक जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्टेप, ये क्या है? ये एक टैक्सॉन है, एक स्टेप है, एक रैंक है और एक कैटेगरी है। यानी कि स्पीशीज जो है, मैं स्पीशीज को टैक्सॉन भी कहूंगी, मैं स्पीशीज को एक कैटेगरी भी कहूंगी, मैं स्पीशीज को एक रैंक भी कहूंगी और मैं स्पीशीज को एक स्टेप भी कहूंगी। इसी तरह जीनस भी एक रैंक है इस ऑर्डर में, जीनस भी एक स्टेप है, जीनस भी एक टैक्सॉन है, जीनस भी एक कैटेगरी है। इसी तरह फैमिली, इसी तरह ऑर्डर, इसी तरह क्लास। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे स्टेप हैं, टैक्सॉन है, कैटेगरी है और रैंक है और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस आपकी हिरार्की है। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस आपकी हिरार्की है। पिछली क्लास में हम क्या लिख कर आए थे? ये सब कुछ हम लिख कर आए थे, राइट? टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों कहते हैं टैक्सॉन को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? क्योंकि इस पूरी हिरार्की में जो हर एक स्टेप है, हर एक स्टेप है, हर एक स्टेप को हम टैक्सॉन कहते हैं, इसीलिए हम टैक्सॉन को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। बात बताइए, बात समझ में आ गई सबको? हिरार्की शब्द का मतलब क्या है, टैक्सॉन, स्टेप, रैंक और कैटेगरी शब्द का मतलब क्या है? क्लियर है? चलिए, पिछली क्लास में आपको मैंने यह भी बताया था कि ये जो पूरी हिरार्की है, इस हिरार्की में टोटल 21 कैटेगरीज होती हैं, 21, लेकिन वो हमें नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस में बस कितनी कैटेगरीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हमें सिर्फ 7 कैटेगरीज को पढ़ना है, 7 रैंक्स को पढ़ना है, 7 स्टेप्स को पढ़ना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए, वेरी नाइस। अब यहां पर क्वेश्चंस क्या आते हैं इससे रिलेटेड, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी सारे लोग पेन नीचे रख दीजिए और मेरी बात को सुनिए और समझिए। मैं आपको कह रही हूं कि सपोज टाइगर मेरे सामने खड़ा है, अभी सिर्फ सुनेंगे। मैं आपको कह रही हूं कि मेरे सामने टाइगर खड़ा है और मुझे उसे ग्रुप में बांटना है, मुझे उसे क्लासिफाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? मैं सबसे पहले टाइगर का एक सबसे छोटा ग्रुप बनाऊंगी और टाइगर का सबसे छोटा ग्रुप क्या होगा? स्पीशीज। तो मैं क्या करूंगी? टाइगर 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 टाइगर, एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगी। सारे बच्चे सिर्फ अभी ध्यान से सुनेंगे, पेन नीचे रखेंगे। तो मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगी जिसमें सारे टाइगर 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 होंगे, ओनली टाइगर। इस ग्रुप को मैं क्या कहूंगी? स्पीशीज, क्योंकि इस ग्रुप में केवल टाइगर हैं। वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल डिट्टो मेल खाते हैं। फिर मुझे इस ग्रुप को थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं अगले स्टेप पर जाऊंगी और अगला स्टेप क्या है? जीनस। जब मैं इस ग्रुप को थोड़ा बड़ा करूंगी, यानी कि मैं जीनस वाले स्टेप पर जाऊंगी, तो मैं इसमें लायन को भी ले आऊंगी
और लेपर्ड को भी ले आऊंगी। तो इसमें टाइगर, लायन और लेपर्ड मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे जिसको मैं जीनस कहूंगी पैंथेरा, जिसको मैं जीनस कहूंगी पैंथेरा। अब मैं इस ग्रुप को और बड़ा करना चाहती हूं तो मैं फैमिली पर जाऊंगी, अगले स्टेप पर पहुंचूंगी, फैमिली पर। तो मैं क्या करूंगी, मैं टाइगर, लेपर्ड और लायन के साथ बिल्ली को भी रख दूंगी, कैट को भी रख दूंगी। तो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा जिसे मैं कहूंगी फैमिली, और इस फैमिली का नाम है फेलिडी फैमिली। फिर मैं इस ग्रुप को और बड़ा करूंगी तो मैं ऑर्डर पर पहुंच जाऊंगी, और जब मैं इस ग्रुप को और बड़ा करूंगी तो मैं इसमें कुत्ते को भी ले आऊंगी, डॉग को भी ले आऊंगी। क्यों? क्योंकि डॉग की आंखें भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी टाइगर, लॉयन और कैट की हैं, और उनकी तरह वो भी कार्निवोर है, उनकी तरह उसके भी जो कैनाइन के स्ट्रक्चर हैं सेम होते हैं। तो मैंने ग्रुप और बड़ा कर दिया, मैं इसमें कुत्ते को भी ले आई। अब इस ग्रुप में टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है, कैट भी है और डॉग भी है, और मैंने इस ऑर्डर को नाम दिया कार्निवोरा। तो बेटा अगर मैंने इस ऑर्डर को कार्निवोरा नाम दे दिया तो मैंने ग्रुप को बड़ा कर दिया। तो हम क्या करते जा रहे हैं, हर एक स्टेप के साथ हम ग्रुप को बड़ा करते जा रहे हैं, है ना। और ऐसे करते करते, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते करते हम अल्टीमेटली कहां तक पहुंच जाएंगे, हम अल्टीमेटली किंगडम तक पहुंच जाएंगे, और किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होगा। और हम अल्टीमेटली इनको किस किंगडम में रखेंगे, एनिमल किंगडम में रखेंगे। तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हर एक स्टेप एक टैक्सॉन है, एक कैटेगरी है, एक रैंक है। ठीक है मैम, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे दिमाग लगाकर सोच कर बताना कि जो सबसे छोटा ग्रुप है, उस सबसे छोटे ग्रुप में मैं टाइगर को टाइगर के साथ ही रख रही हूं, है ना, और उस सबसे छोटे ग्रुप को मैं स्पीशीज कह रही हूं। फिर मैंने ग्रुप को थोड़ा और बड़ा किया तो मैं जीनस पर पहुंच गई, जहां पे मैंने उसके साथ टाइगर, लॉयन और लेपर्ड को भी रख दिया। अब मुझे यह बताना बेटा कि जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, सोच कर बोलना, जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आसान होगा या मुश्किल होगा, बताना। जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, सोच कर बताइएगा कि जैसे जैसे हम बॉटम से, छोड़ो, कहां जा रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस तरह हम इस तरह मूव कर रहे हैं, यानी कि छोटे ग्रुप से हम ग्रुप को बड़ा करते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस इजी होगा या जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप इजी कह रहे हैं तो आप पोल में ए प्रेस करेंगे, और अगर आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं तो आप पोल में बी प्रेस करेंगे। सी और डी ऑप्शन में नहीं है, तो कृपया कर सी और डी प्रेस ना करें, राइट। तो ग्रुप छोटे से बड़ा होता जा रहा है तो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आसान होता चला जाएगा या जटिल होता चला जाएगा। जवाब देंगे, फटाफट से जवाब देंगे, आप चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। वेरी गुड। तो काफी सारे बच्चे चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं इजी होगा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स होगा। चलिए देखते हैं। आ जाइए देखते हैं। तो 66% बच्चे कह रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है मुश्किल होता चला जाएगा। सबसे तेज आंसर ऋषितांश ने दिया है, गुड। प्रज्ञा, विनायक, शिजान, साक्षी, प्रिंस, गोपेश। चलिए, तो हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं 66% बच्चे कि प्रोसेस मुश्किल होता चला जाएगा। अरे बाबू, सोच के देखना कि अगर तेरे पास ग्रुप छोटा सा है और उस छोटे ग्रुप में तेरे को टाइगर के साथ टाइगर को रखना है, तो क्या ये मुश्किल बात है? टाइगर को तो टाइगर के साथ अंधा भी रख देगा। टाइगर को टाइगर के साथ रखना है, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इनको साथ में रख दो। इसमें तेरे को सोचना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। टाइगर तो टाइगर जैसा है ही, तो टाइगर को टाइगर के साथ रखना क्या मुश्किल बात है?
आसान बात है। लेकिन जब मैं ग्रुप को बड़ा करूंगी, जब मैं टाइगर के साथ लॉयन को रखूंगी और टाइगर को रखूंगी, तो सॉरी लेपर्ड को रखूंगी, तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं ऐसे ही आंख बंद करके नहीं रख सकती, मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या मैं इन तीनों को साथ में रख सकती हूं या नहीं रख सकती। मुझे काफी गहरी रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं ग्रुप को और बड़ा करूं, मैं उसमें बिल्ली भी ऐड कर दूं, यानी कि मैं फैमिली लेवल पर पहुंच जाऊं, तो मुझे और ज्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इन तीनों के साथ बिल्ली को रख सकती हूं। मुझे और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। जब मैं इस ग्रुप को और बड़ा कर दूंगी, ऑर्डर कार्निवोरा पर पहुंच जाऊंगी, तो मैं इसमें कुत्ता भी रख दूंगी। मुझे बहुत ही सोचना पड़ेगा कि क्या मैं डॉग को इन सब के साथ रख सकती हूं। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, हमें और बहुत सोचना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए प्रोसेस और क्या होता चला जाएगा, जटिल होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं बेटा। आ जाइए, लिखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट, एज वी मूव फ्रॉम, एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात होती है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जटिल होता चला जाता है। अब यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगी, वो ध्यान से सुनना। अब मुझे ये बताओ, सारे बच्चे सोचकर मुझे बताना बेटा, कि अगर हम सबसे छोटे ग्रुप के पास चले, जिसमें सारे टाइगर 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 हैं, राइट, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना ज्यादा आसान होगा, या फिर मैं एक बड़े ग्रुप के पास चली गई जिसमें टाइगर, लॉयन और लेपर्ड साथ में बैठे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना ज्यादा आसान होगा? मुझे सोचकर बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से। छोटे ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना ज्यादा आसान होगा, या बड़े ग्रुप के बीच में जहां बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना ज्यादा आसान होगा? जल्दी से बताइए। यस, वेरी नाइस। छोटे ग्रुप में टाइगर के साथ टाइगर की रिलेशनशिप बैठाना बहुत ही आसान है। कोई भी बता देगा कि यस, टाइगर टाइगर जैसा है, उसके शरीर पर काली कलर की धारियां हैं, है ना। तो छोटे ग्रुप, जितना ग्रुप छोटा होगा, उस छोटे ग्रुप में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी टैग्जा हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना ज्यादा आसान होगा। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। हमें सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ऑर्डर कार्निवोरा की बात कर रही हूं, तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, तेंदुआ सब साथ बैठे हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाने में मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, यार इनके बीच में क्या क्या समान बात है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, इसको मेरे साथ लिखेंगे। ग्रेटर द ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बोलते बोलते मेरे साथ साथ लिखेंगे। ग्रेटर द ग्रुप, greater will be the difficulty greater the group, greater will be the difficulty to establish relationship, to establish relationship between different taxa
at the same level. एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज आ जाती है बेटा। ग्रेटर इज द ग्रुप। अब कुछ बच्चे यहां पे रोने लगेंगे, क्यों? कि मैम आपने लाइन एक बार फिर से पढ़ो मैम, आपने शायद लाइन में कुछ गड़बड़ कर दी है। आप कह रहे हो ग्रेटर द ग्रुप, जितना ग्रुप बड़ा होगा, ग्रेटर विल बी द डिफिकल्टी, उतनी ही ज्यादा हमें मुश्किल होगी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाने में, बिटवीन डिफरेंट टेक्सा एट द सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब है फैमिली। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली के अंदर बहुत सारे टेक्सा बैठे हैं। कौन कौन? टाइगर भी तो एक टेक्सॉन है। टाइगर क्या था हमारा? एक स्पीशीज थी, तो टाइगर एक टेक्सॉन है। लायन भी एक टेक्सॉन है, डॉग भी एक टेक्सॉन है, राइट? तो सवाल क्या कह रहा है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी रिलेशनशिप बैठाने में बिटवीन डिफरेंट टेक्सा। टेक्सॉन का प्लूरल टर्म क्या होता है? टेक्सॉन का प्लूरल टर्म होता है टेक्सा। यानी कि एक ही लेवल पर यानी कि फैमिली पर जो अलग अलग टेक्सा बैठे हैं, टाइगर एक अलग टेक्सॉन है, लायन एक अलग टेक्सॉन है, डॉग एक अलग टेक्सॉन है, सॉरी कैट एक अलग टेक्सॉन है, तो एक ही रैंक पर, एक ही लेवल पर, एक ही रैंक पर जो अलग अलग टेक्सा बैठे हैं, जो अलग अलग टेक्सॉन बैठे हैं, जिनको मैं प्लूरल टर्म में टेक्सा कहती हूं, इनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना आसान नहीं होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलो, बात समझ में आई? ये वाली लाइन समझ में आई? डिफरेंट टेक्सा एट द सेम लेवल, ये वाली बात सबको समझ में आई? जल्दी बोलो। अगर ये वाली बात समझ में आई है तो फटाफट से हार्ट बना दो खूब सारे। सेम लेवल का मतलब क्या है? अगर मैं फैमिली की बात कर रही हूं तो फैमिली के अंदर बहुत सारे जो है टेक्सा हैं, जैसे टाइगर एक अलग टेक्सॉन है, लायन एक अलग टेक्सॉन है, डॉग एक अलग टेक्सॉन है ना? तो फैमिली के अंदर खूब सारे अलग अलग टेक्सॉन हैं जिनको मैं टेक्सा कह रही हूं प्लूरल टर्म में, है ना? तो फैमिली, अगर मैं फैमिली की बात कर रही हूं तो फैमिली के अंदर जो डिफरेंट टेक्सा हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना ज्यादा ग्रुप बड़ा होगा। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसके ऊपर लिख देंगे इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा ग्रुप बड़ा उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगी एक ही लेवल पर जो डिफरेंट टेक्सा है, एक ही रैंक पर, एक ही कैटेगरी पर जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अलग अलग टेक्सा हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाने में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्लियर बेटा? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं? हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं ये बात कब कह रही हूं? जब हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं, ये दोनों बात वहां लागू हो रही हैं। लेकिन सवाल को आप ध्यान से पढ़ोगे, क्या पता वो सवाल में लिख दे एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, तो उल्टा हो जाएगा ना बेटा। अगर उसने सवाल में क्या कह दिया कि हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसका उल्टा कर देना। अगर हम बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या बोलोगे? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम इजी। स्मॉलर द ग्रुप it will be more easy to find the relationship between different taxa at the same level। बात समझ में आ गई? तो इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं और भी पॉइंट्स लिखते हैं। एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम,
हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहां पे, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इनफैक्ट स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होगी? स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है हम स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं टाइगर की बात कर रही हूं तो मैं टाइगर की ही बात कर रही हूं। ऐसा प्राणी जिसके शरीर पर काले रंग की धारियां हैं, मैं उसकी बात कर रही हूं, यानी कि मैं बहुत ही स्पेसिफिक होकर बात कर रही हूं। तो आप बताएंगे जब हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक बात हम कर रहे हैं वो स्पेसिफिसिटी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? अगर घटनी चाहिए तो ए दबाएंगे, बढ़नी चाहिए तो बी दबाएंगे, फटाफट से पोल का आंसर देंगे, सोचकर बताएंगे कि जैसे जैसे हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ मूव करेंगे तो जो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं किसी प्राणी के बारे में, हम जो स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं, स्पेसिफिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? जल्दी से जवाब देंगे। ओके, वेरी नाइस। तो बच्चे, काफी सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे चुके हैं। आ जाइए देख लेते हैं हमारा पोल क्या आंसर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी द स्पेसिफिसिटी विल डिक्रीज, तो आंसर होना चाहिए ए। 66% बच्चों ने आंसर ए दिया है। सबसे तेज आंसर दिया है सक्षम ने, शिवपाल, आमिर, साक्षी, प्रज्ञा, नीट, एस्पिरेंट एंड विनायक। चलिए, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिएगा स्पेसिफिसिटी क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी। माने आप समझिए जितना ज्यादा ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, मैं स्पेसिफिक नहीं हो सकती ना। अगर मैं छोटे से ग्रुप की बात कर रही हूं, मैं टाइगर 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 की बात कर रही हूं, तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक होकर बात कर रही हूं कि मुझे ऐसा प्राणी चाहिए जिसके शरीर पे काले रंग की धारी है। लेकिन जब मैं ग्रुप को बड़ा कर रही हूं तो मुझे अपने नखरे थोड़े ढीले करने पड़ेंगे। जब मैं बिल्कुल एकदम छोटा ग्रुप बना रही हूं तो मेरे नखरे एकदम हाई हैं। मुझे केवल ऐसा प्राणी चाहिए जिसके शरीर पे काले रंग की धारी हो। अगर वो नहीं है ना तो मैं इसे इस ग्रुप में नहीं रख सकती। लेकिन जब मैं ग्रुप को बड़ा करती चली जाऊंगी तो मेरे नखरे थोड़े ढीले हो जाएंगे। नहीं यार, ऐसा कोई प्राणी ले आओ जिसकी आंखें रात में चमकती हो, जिसके दांत कैनाइन का स्ट्रक्चर नुकीला हो, है ना। फिर जब मैं और बड़ा ग्रुप बनाऊंगी तो मैं थोड़ी और ढीली पड़ जाऊंगी, क्योंकि ग्रुप को अगर मुझे बड़ा करना है तो मुझे थोड़ा ढीला पड़ना पड़ेगा। मतलब मैं एकदम स्पेसिफिक होके नहीं रह सकती कि नहीं मुझे तो वही प्राणी चाहिए जिसके शरीर पे काली धारी है। अगर मैं इस बात पे अड़ जाऊं तो क्या मैं ग्रुप को बड़ा कर पाऊंगी? नहीं ना। तो यानी कि जब हम ग्रुप को बड़ा करते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर सकते, हमें आम बात करनी पड़ेगी, है ना। आम, जो सबके हित में हो, जो सबके साथ शेयर होती हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे? सिमिलर कैरेक्टर्स घटेंगे या बढ़ेंगे? सिमिलर कह सकते हो या फिर आप कॉमन कैरेक्टर्स कह सकते हो। समान बातें, समान बातें जो हैं, एक जैसी बातें जो हैं, जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होगा ऑब्वियसली घटती चली जाएंगी बेटा, है ना। अगर मैं छोटे ग्रुप की बात कर रही हूं जिसमें टाइगर 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 है, तो इस छोटे ग्रुप में समानताएं, एक जैसी बातें, सिमिलर बात, कॉमन बात बहुत ज्यादा है। लेकिन ग्रुप जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो समान बातें हैं, एक जैसी बातें हैं, वो घटती चली जाएंगी, है ना। तो यस, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बेटा? डिक्रीज होंगी। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब आगे बात करते हैं
जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स का मतलब आम कैरेक्टर्स जो लगभग सब में देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? सोचो, आम बात बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैं छोटे ग्रुप की बात कर रही हूं तो उसमें मुझे आम बात जो सब में देखने को मिलती है वो ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? जितना ज्यादा ग्रुप छोटा होगा उसमें आम बातें नहीं होंगी, उसमें स्पेसिफिक बातें होंगी। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा वो आम होता चला जाएगा। आम मतलब सबके लिए, है ना? समझ रहे हो बात को? जब कोई ग्रुप छोटा है तो हम बहुत स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं, यानी कि उसमें आम बातें कम हैं। ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा तो उसमें हम ये भी ले आए, इसको भी ले आए, उसको भी ले आए, तो ग्रुप क्या बन गया? सबके लिए बन गया, आम हो गया ग्रुप। आम हो गया। आम मतलब ये कहते हैं ना, ये वीआईपी रास्ता है, ये आम लोगों के लिए रास्ता है। आम मतलब इस पे सब जा सकते हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा वो एक जनरल ग्रुप होता चला जाएगा, आम ग्रुप होता चला जाएगा, जिसमें हम चलो भाई इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ। समझ रहे हो? तो जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगी बेटा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होंगी। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आ जाइए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या जाना टेक्सोनॉमिक हिरार्की के बारे में। ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस आपके सामने लिखी हुई है इसको हम हिरार्की कहते हैं, जिसमें हर एक स्टेप जो है वो क्या है? हर एक स्टेप को आप टेक्सॉन भी कह सकते हो, स्टेप भी कह सकते हो, रैंक भी कह सकते हो और कैटेगरी भी कह सकते हो। राइट? यानी कि फैमिली एक टेक्सॉन है, स्टेप है, रैंक है, कैटेगरी है, इसी तरह ये सब। इसीलिए हम कहते हैं टेक्सॉन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सब हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं। जैसे जैसे हम छोटे इस ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ जाएंगे प्रोसेस मुश्किल होता जाएगा और उसी लेवल पर बैठे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग टेक्सा हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना मुश्किल होता चला जाएगा। जो हमारी स्पेसिफिसिटी है वो घटती चली जाएगी, सिमिलर कैरेक्टर्स घटते चले जाएंगे और जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पोर्शन से। अब मैं यहां पे आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आप सब कान खोलकर सुनेंगे एकदम ध्यान से। सारे बच्चे पेन नीचे रख देंगे और मुंडी ऊपर कर लेंगे और ध्यान से मेरी बात को समझेंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेक्सोनॉमिक हिरार्की में हर एक स्टेप इसको हम रैंक भी कह रहे हैं, कैटेगरी भी कह रहे हैं, लेवल भी कह रहे हैं, हम इसको टेक्सॉन भी कह रहे हैं। राइट? बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं थोड़ा और गहराई में जाके रिसर्च करके तुम्हें बताऊं तो कैटेगरी में और टेक्सॉन में एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है, दोनों एक ही बातें हैं, एक तरह इस्तेमाल होती हैं। कैटेगरी कह लो, रैंक कह लो, स्टेप कह लो या फिर लेवल कह लो, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है अगर हम और गहराई में जाएं। किसमें? टेक्सॉन के बीच में और कैटेगरी और रैंक के बीच में। क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे अपने दिमाग के ढक्कन खोल लेंगे और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी, पहली बात, जैसे हम किसी ऑफिस में गए, ठीक? उस ऑफिस में 3 मैनेजर हैं। कितने मैनेजर हैं? 3 मैनेजर बैठते हैं उस पूरे ऑफिस में। तो मैनेजर क्या है? मैनेजर एक रैंक का नाम है। उस ऑफिस के अंदर मैनेजर एक रैंक का नाम है ना? जैसे सीईओ एक रैंक का नाम है, डायरेक्टर एक रैंक का नाम है। लेकिन उस मैनेजर की पोस्ट पे, उस मैनेजर की रैंक पे उस कंपनी में कौन बैठा है? उस कंपनी में सपोज ऋषभ गुप्ता बैठा है या फिर मयंक शर्मा बैठा है। तो उस रैंक के ऊपर, उस रैंक पर, मैनेजर की रैंक पर कौन बैठा है? कौन सा लिविंग प्राणी बैठा है? मयंक शर्मा, ऋषभ गुप्ता। ध्यान से सुनना आप जो मैं बोलने जा रही हूं। क्या यह कहना गलत है कि मयंक गुप्ता मैनेजर है?
और मैनेजर मयंक गुप्ता है। दोनों ही बातें सही है। मयंक गुप्ता मैनेजर है और मैनेजर मयंक गुप्ता है। जैसे हम कह रहे हैं कि कैटेगरी टैक्सॉन है, टैक्सॉन कैटेगरी है। कैटेगरी टैक्सॉन है, टैक्सॉन कैटेगरी है। मैनेजर ऋषभ गुप्ता है, ऋषभ गुप्ता मैनेजर है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ, ये बात सही है कि मैनेजर ऋषभ गुप्ता है, ऋषभ गुप्ता मैनेजर है, लेकिन ये मैनेजर तो रैंक का नाम है, इस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठा है वो ऋषभ गुप्ता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तुम समझ रहे हो मेरी बात को? जल्दी बोलो, समझ रहे हो ना? अगर समझ रहे हो तो फटाफट से दिल बना दो खूब सारे। अगर समझ रहे हो तो जल्दी से खूब सारे दिल बना दो। ऋषभ गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर ऋषभ गुप्ता है। टैक्सॉन कैटेगरी है, कैटेगरी टैक्सॉन है। लेकिन अगर और गहराई में जाएं तो मैनेजर रैंक का नाम है और ऋषभ गुप्ता एक लिविंग प्राणी है जो मैनेजर की रैंक पर बैठा है। ऐसे ही फैमिली एक कैटेगरी है, एक रैंक का नाम है, और सोलनेसी फैमिली एक लिविंग प्लांट्स का ग्रुप है जिसे मैं टैक्सॉन कहती हूं। जैसे मैनेजर रैंक का नाम है, उस पर बैठा ऋषभ गुप्ता है, तो ऋषभ गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर ऋषभ गुप्ता है। लेकिन ऋषभ गुप्ता एक सांस लेता हुआ प्राणी है जो मैनेजर की रैंक पर बैठा है। ऐसे ही फैमिली एक कैटेगरी का नाम है, एक रैंक का नाम है, और सोलनेसी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एक लिविंग प्लांट्स का ग्रुप है जो कौन सी रैंक पर बैठा है? फैमिली पर बैठा है। सोलनेसी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें आलू आता है, जिसमें टमाटर आता है, शिमला मिर्च आती है, हरी मिर्च आती है। ये सारे लिविंग प्लांट्स का ग्रुप को मैं सोलनेसी कहती हूं, जो कि एक टैक्सॉन है। एक टैक्सॉन है जो कौन सी रैंक पर बैठा है? फैमिली पर बैठा है। राइट? क्लियर है? लेकिन यह भी तो कहना गलत नहीं है कि सोलनेसी फैमिली है, फैमिली सोलनेसी है। लेकिन फैमिली एक कैटेगरी है जिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप सोलनेसी बैठा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऋषभ गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर ऋषभ गुप्ता, लेकिन मैनेजर एक सांस लेता हुआ प्राणी है जो मैनेजर की रैंक पर बैठा है। ऐसे ही कैटेगरी रैंक टैक्सॉन रैंक है, रैंक टैक्सॉन है, लेकिन रैंक एक रैंक का नाम है और टैक्सॉन वो लिविंग प्राणी है जो उसकी उस ग्रुप पर बैठा है। क्लियर? इससे बेहतर तरीके से नहीं समझा सकती है। चलिए, कंफ्यूजिंग क्या है इसमें? इतना आसान तो बताया, इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? इतने सिंपल एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आ रहा, क्या कंफ्यूजिंग है? किसी ऑफिस में गए, पूछा भाई इसमें ऑफिस में मैनेजर कौन है, तो आपने कहा ऋषभ गुप्ता है। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो? ऋषभ गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर कौन है? ऋषभ गुप्ता है। टैक्सॉन कैटेगरी है, कैटेगरी टैक्सॉन है। लेकिन मैनेजर रैंक का नाम है और ऋषभ गुप्ता उस पर लिविंग प्राणी बैठा है। इसमें क्या कंफ्यूजिंग है भाई? छोड़ो, ज्यादा मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही, इसमें क्या कंफ्यूजन है? बक पागल। चलिए, तो आप टैक्सॉन को यह भी कह सकते हैं कि टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन या तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, represents a living organism or group of living organism. टैक्सॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टैक्सॉन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
है ना। जैसे जैसे ध्यान से सुनेंगे, टाइगर, टाइगर क्या है, एक टैक्सॉन है। टाइगर क्या है बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो टैक्सॉन है। वो टैक्सॉन है जो कौन सी कैटेगरी पर बैठा होता है, इट बिलोंग्स टू स्पीशीज, इट बिलोंग्स टू कैटेगरी स्पीशीज। जैसे ऋषभ गुप्ता कौन सी रैंक पर बैठा है, ऋषभ गुप्ता मैनेजर की रैंक पर बैठा है। इसी तरह जो आपका टाइगर है वो एक टैक्सॉन है जो कौन सी रैंक पर बैठा है, स्पीशीज पर बैठा है। ऐसे ही अगर मैं कहूं सोलनेसी, तो सोलनेसी क्या है, सोलनेसी एक टैक्सॉन है। क्या लिखा मैंने, टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन या तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि टाइगर, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जैसे सोलनेसी। सोलनेसी में बहुत सारे लिविंग प्लांट्स आ रहे हैं, आपका आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, है ना। तो टैक्सॉन या तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे टाइगर, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जैसे सोलनेसी। तो सोलनेसी एक टैक्सॉन है जो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू कैटेगरी फैमिली। बात समझ रहे हो। जैसे मैं आपको कहूं ये पैंथेरा, पैंथेरा क्या है, पैंथेरा एक टैक्सॉन है जो किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू द कैटेगरी, बिलोंग टू द कैटेगरी जीनस। बताओ इसमें क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई। ऋषभ गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर ऋषभ गुप्ता है। एनसीईआरटी कहती है कि क्लासिफिकेशन के हर एक स्टेप को हम टैक्सॉन, स्टेप, रैंक या कैटेगरी कहते हैं। हाँ, कैटेगरी क्या है, स्पीशीज है, उस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठा है वो टैक्सॉन है। भैया इस कैटेगरी को बना कौन रहा है, इस कैटेगरी को लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो बना रहा है जो इस पर बैठा है। मैनेजर जो रैंक का नाम है, उस रैंक के नाम को बना कौन रहा है, उस पे बैठा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैनेजर ऋषभ गुप्ता मैनेजर है, लेकिन फर्क यह है कि मैनेजर रैंक का नाम है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस पर बैठा है ऋषभ गुप्ता, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म टैक्सॉन है और ये मैनेजर भी है। ये टैक्सॉन भी है और ये मैनेजर भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऋषभ गुप्ता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये मैनेजर भी है। ऐसे ही टाइगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक टैक्सॉन है और वो स्पीशीज है। सोलनेसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, वो फैमिली है। क्लियर। पैंथेरा एक टैक्सॉन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि क्या है, जीनस है। अब अगर किसी ने लिखा नहीं समझ नहीं आया और कंफ्यूजिंग है तो फिर चपेड़ मारूंगी। नहीं समझ में आया तो फिर रहने दो, नहीं आ पाएगा फिर तुम्हें समझ। अगर इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी तुम्हें समझ नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, छोड़ दो कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं। इससे वैसे भी 0 से 1 क्वेश्चंस आते हैं। जो अभी भी नो लिख रहे हैं और कंफ्यूजिंग लिख रहे हैं तो बेटा फिर मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती, सॉरी, मैं अब इससे बेहतर नहीं समझा सकती। अगर ये तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं क्या करूं बताओ, इतना साफ बताने के बाद भी। चलिए कोई बात नहीं आती कुछ बातें समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में 1-2 बार और अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे अब इससे रिलेटेड, इस वाले पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराती हूं फटाफट से इस पार्ट से रिलेटेड, फिर हम इस पार्ट से रिलेटेड जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ, आ जाइए। रेडी। अपने अपने एनसीईआरटी सब अपने सामने खोल लेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, बट इन्वॉल्व्स हिरार्की ऑफ स्टेप्स।
लेकिन उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। तो क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है कि एक ही स्टेप में हो जाएगा, उसमें लगते हैं हिरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं और हर एक स्टेप, ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप जो हम चढ़ते जा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है ना? जैसे मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, एग्जैक्टली। तो जो हिरार्की है इसमें हर एक स्टेप को एनसीईआरटी क्या कह रही है? रैंक या कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी कि हर एक कैटेगरी को आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कह देते हो, क्योंकि वो टेक्सोनॉमी का पार्ट है, इसीलिए हम उसे और स्पेसिफिकली क्या कह देते हैं? टेक्सोनॉमिक। यानी कि खाली कैटेगरी ना कहकर हम उसे और स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, ठीक है। और सारी की सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मिलाकर क्या बनती है? टेक्सोनॉमिक हिरार्की। अब देखिए आगे ध्यान से हम पढ़ेंगे। ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon। फिर से पढ़ेंगे एक बार इस लाइन को, फिर से पढ़ेंगे सारे बच्चे। ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की जो हम बात कर रहे हैं, हर एक स्टेप की, हर एक रैंक की, हर एक कैटेगरी की जो हम बात कर रहे हैं उसे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और सही मायनों में वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सही मायनों में वो टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। भाई टेक्सोनॉमिक हिरार्की कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। अगर मैं स्पीशीज की बात कर रही हूं तो स्पीशीज एक रैंक है, अगर मैं फैमिली की बात कर रही हूं तो फैमिली एक रैंक है, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो सही मायनों में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो सही मायनों में एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, माने कि उस पर बैठे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं फैमिली की बात कर रही हूं तो फैमिली में कौन आता है? सोलनेसी, पोएसी, फैबेसी, ब्रेसिकेसी, ये सारी फैमिलीज हैं, राइट? समझे? तो वाकई में जो हम हर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, हर रैंक की बात कर रहे हैं, वो कैटेगरी, वो रैंक सही मायनों में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो सही मायनों में टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो क्या है? उस पर्टिकुलर कैटेगरी पर बैठा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हिरार्की कैन बी टेकन बाय एन एग्जाम्पल। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आ जाओ। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट, अब देखना, ध्यान देना, एनसीईआरटी की भाषा है, ध्यान से देखना सारे। ये कह रहा है कि चलो थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े पृथ्वी पर हैं, चाहे वो कॉकरोच हो, ग्रास हॉपर हो, बी हो, वैस्प हो, जो इंसेक्ट है वो क्या है? एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। शेयरिंग कॉमन फीचर्स, उनमें सारे एक जैसे से फीचर्स हैं, जैसे जॉइंटेड, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पास 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड। देख बेटा कितनी प्यारी लाइन है, ये कह रहा है कि इसका मतलब इंसेक्ट्स जो हैं वो कुछ पहचाने जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें पहचाना जा सकता है। वो क्या कह रहा है? इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो ऐसी वस्तु है, हालांकि वस्तु शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये कह रहा है कि इंसेक्ट आप कह सकते हो ऐसी वस्तु है, ऐसी चीजें हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं और हम उन्हें ग्रुप में बांटकर उन्हें एक रैंक दे सकते हैं या कैटेगरी दे सकते हैं। समझ रहे हो? तो कह रहा है इंसेक्ट एक बहुत बड़ा ग्रुप है,
जिसमें सारे ऐसे प्राणी आते हैं जिनके पास 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, जुड़े हुए लेग्स। यानी कि वो ऐसे प्राणी हैं जिनको हम सबको एक साथ रख सकते हैं, उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें हम एक रैंक दे सकते हैं, उन्हें हम एक कैटेगरी दे सकते हैं। और वो कैटेगरी क्या है? क्लास इंसेक्टा। इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हमने सबने उनको एक क्लास में रखा है और उस क्लास को नाम दिया है इंसेक्टा। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? तो इंसेक्ट क्या है बेटा? इंसेक्ट एक बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसे मैं टेक्सॉन कहती हूं। और इस टेक्सॉन को मैं कौन सी रैंक पर, कौन सी कैटेगरी पर रख सकती हूं? क्लास, क्लास इंसेक्टा। समझ पा रहे हो? तो इंसेक्ट्स जो है वो क्या है? इंसेक्ट्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एनसीईआरटी को समझना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन समझ में तभी आता है जब चैट से ज्यादा टीचर की बातों पर ध्यान दो। जो बच्चे ज्यादा चैट पर ध्यान देते हैं उन्हें सबसे कम समझ में आता है। जो थोड़ा अपना दिमाग खोल के कोशिश करते हैं कि हमें समझना है, हमें समझना है, उन्हें सब समझ में आता है। और इतनी जान लगा के, इतने सिंपल एग्जाम्पल देकर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो फिर मैं माफी चाहूंगी, मैं इससे बेहतर नहीं समझा सकती। तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, जिसको हम कौन सी कैटेगरी दे सकते हैं? विच आर ग्रुप्ड अंडर, विच आर ग्रुप्ड अंडर क्लास इंसेक्टा। तुम समझ रहे हो बात को? इंसेक्टा। तो क्लास क्या है? क्लास एक रैंक है, एक कैटेगरी है। जैसे मैनेजर, जैसे तुम मैनेजर का एग्जाम्पल ले सकते हो। मैनेजर एक क्लास है, सॉरी एक रैंक है, एक कैटेगरी है, और उस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बैठा है। और इस रैंक के ऊपर, इस रैंक के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बैठा है जिनके पास 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जिनके पास 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ऐसे ग्रुप। और ये क्या है मेरा? ये टेक्सॉन है। इस ग्रुप को मैं क्या कहती हूं? इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को मैं क्या कहती हूं? टेक्सॉन। सो जो मेरा इंसेक्टा है, मेरा इंसेक्टा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जिनके पास 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जो कि एक टेक्सॉन है, जो कौन सी रैंक और कैटेगरी पर बैठा होता है? क्लास पर। जैसे ऋषभ गुप्ता कहां बैठा हुआ है? मैनेजर की रैंक पर। बात समझ में आ गई? तो इंसेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, और उन्हें पहचान कर हम क्या कर सकते हैं? कोई रैंक या कोई कैटेगरी दे सकते हैं। तो हमने कौन सी रैंक दे दी इनको? क्लास। और ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वेरी नाइस। चलिए, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। वो कह रहा है कि कैटेगरी और रैंक का मतलब एक ही होता है। कैटेगरी को ही हम रैंक कहते हैं। ईच रैंक और टेक्सॉन, हर एक रैंक और टेक्सॉन जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको बता दिया, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन उसे हम कहते हैं। अब देख आगे उसने कितनी प्यारी बात कही है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। जो हमारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं या कैटेगरीज होती हैं, दीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको हाईलाइट करेंगे। ये लाइन को हम हाईलाइट करेंगे। दिस इज प्रिटी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे लिख लेंगे, ये लाइन क्या है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा। ये लाइन आपको क्वेश्चंस में एज इट इज मिलेगी। ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये लाइन कह रही है कि जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हो, वो कैटेगरी कोई मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है।
माने के कोई ईंट पत्थर का ग्रुप नहीं है, उस कैटेगरी पर भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठा है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाओ और मैनेजर की बात करो तो वो मैनेजर कोई टेबल चेयर का ग्रुप नहीं है, वो मैनेजर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऋषभ गुप्ता। तो जो ये हम टेक्सोनॉमिक हिरार्की की बात कर रहे हैं, इस टेक्सोनॉमिक हिरार्की में जो ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं, जो ये इतनी सारी रैंक्स हैं, ये कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप नहीं है। इन सारी रैंक्स पर, इन सारी कैटेगरीज पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बैठे हैं जिन्हें हम टेक्सॉन कहते हैं। जैसे क्लास एक रैंक है, लेकिन उस रैंक के ऊपर सही मायनों में बायोलॉजिकल एंटिटी बैठी है। बायोलॉजिकल एंटिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठा है, जिसे हम इंसेक्ट्स का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? समझे मेरे बच्चों? समझे? तो देखो ये लाइन कितनी प्यारी है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। वो क्या है? ये जो रैंक्स की आप बात कर रहे हो, ये कैटेगरीज की जो आप बात कर रहे हो, ये अपनी खुद की पहचान रखने वाली बायोलॉजिकल एंटिटीज है। अपनी खुद की पहचान रखने वाली डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल माने लिविंग एंटिटीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, ये केवल नॉन लिविंग चीजों का जमावड़ा नहीं है। एग्रीगेट का मतलब होता है जमावड़ा, राइट? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन रैंक्स के ऊपर बैठे हैं। चलिए आगे देखते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडीज of all known organisms have led to the development of common categories। जब हमने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया तो हमने कुछ कैटेगरीज बनाई, जैसे किंगडम, फाइलम, डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। All organisms including those in the plant and animal kingdoms have specific as the lowest categories। ये कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? इस हिरार्की की सबसे छोटी कैटेगरी है स्पीशीज। लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे छोटा ग्रुप, सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज है। नाउ द क्वेश्चन मे यू आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिक। दिमाग में यह सवाल आता है कि हमारे पास धरती पे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन कैटेगरीज के अंदर कैसे रखें? हमने बहुत सारी कैटेगरीज बना दी, स्पीशीज, राइट? ये सारी कैटेगरीज के नाम ही तो हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ये सारे किसके नाम है? ये सारे कैटेगरी के नाम है, ये सारे रैंक के नाम है। अब सवाल ये आता है कि ये जो रैंक्स है, ये जो कैटेगरीज हैं, इनमें हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे रखें? द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। और इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स, कि हमें कैरेक्टर्स का ज्ञान हो कि कौन सा कैरेक्टर्स कहां पाया जाता है। जैसे मुझे ज्ञान है, मुझे इस बात का पता है कि मैं टाइगर उसे कहती हूं जिसके शरीर पे काले रंग की धारियां हैं, तो मुझे इसकी नॉलेज है। और अगर मुझे नॉलेज है तो मैं टाइगर को टाइगर के साथ रख के एक छोटा ग्रुप बना सकती हूं, स्पीशीज। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of the another kind of organism। ये लाइन का मतलब है कि जब हमें कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज होती है तो हमें पता होता है कि कौन सी बात सिमिलर है इन ऑर्गेनिजम्स में और कौन सी बात डिससिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम उन्हें एक ग्रुप में रख देते हैं, और अगर डिससिमिलर है तो हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं। क्लियर बेटा? तो क्या आपको सारी लाइनें एज इट इज समझ में आ गई हैं? कोई भी दिक्कत इन सारी लाइनों में? क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं, बल्कि पूरी हिरार्की ऑफ स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, जहां पे हर एक स्टेप को हम रैंक या कैटेगरी कह रहे हैं, राइट? और टेक्सॉन को हम क्या कह रहे हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। इंसेक्ट्स एक लिविंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम एक रैंक या कैटेगरी दे देते हैं, और वो रैंक या कैटेगरी कौन सी है? क्लास। आई होप आपको इस बात के बारे में सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है।
इससे आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। फटाफट से मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। राइस मोनोकॉट, राइस मोनोकॉट एंड प्लांट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमिलर टैक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी, सिमिलर टैक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, या फिर छोड़िए, राइस मोनोकॉट और प्लांट, सिमिलर टैक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी, सिमिलर टैक्सा एट सिमिलर कैटेगरी, डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट टैक्सा एट सिमिलर कैटेगरी। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। केवल 15% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, दैट इज सी। अंकित, रोहन, मयंक, रितेश, निहार, लक्ष्मी। चलिए आ जाइए, देखते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। मेरी चैट्स कहां चली गई? एक सेकेंड दो बेटा मुझे। चलिए आ जाइए, देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। चावल, सोच के देखो, चावल, चावल क्या है? चावल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि ये एक टेक्सॉन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कौन सी रैंक पर बैठा होगा? सोचो कौन सी रैंक पर बैठा होगा, चैट बॉक्स में आंसर दो फटाफट से। चावल, जैसे मैंने आपको बताया था टाइगर, टाइगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया था ना टाइगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो टाइगर कौन सी रैंक पर बैठा था? जल्दी बताइए। पोल को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अच्छा, मतलब अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी है कि हम सही मायनों में अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। चावल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन सी रैंक पर बैठा होना चाहिए? फटाफट से मुझे लिखकर बताएं। जैसे टाइगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, कौन सी रैंक पर बैठा था? स्पीशीज। वेरी नाइस, वेरी गुड, चैट बॉक्स में आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो हमारा जो चावल है, चावल वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक टेक्सॉन है जो कौन सी रैंक और कौन सी कैटेगरी पर बैठा हुआ है? जो बैठा हुआ है स्पीशीज पर। चलिए फिर देखते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल प्लांट्स हैविंग सिंगल कॉटिलिडन। ऐसे धरती पर जितने भी प्लांट हैं हैविंग सिंगल कॉटिलिडन, मतलब ऐसे सारे एंजियोस्पर्म्स जिनके पास एक ही कॉटिलिडन होता है, उन सबको मिलाकर हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हमने क्या कहा? मोनोकॉट। आप जानते हैं ना एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ऐसे धरती पर जितने भी ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके बीज के अंदर एक मोनोकॉट, एक कॉटिलिडन होता है, उन सबको हम मोनोकॉट्स कहते हैं। तो मोनोकॉट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मोनोकॉट एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें ऐसे सारे एंजियोस्पर्म्स आते हैं जिनके बीच में एक ही कॉटिलिडन होता है। तो ये कौन सी रैंक पे होना चाहिए बताओ? ये एक टेक्सॉन है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोकॉट भी एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे टेक्सॉन का मतलब क्या है? यहां पे टेक्सॉन का मतलब है ऐसे सारे एंजियोस्पर्म्स का ग्रुप जिसके पास सिंगल कॉटिलिडन है। तो मैंने इस ग्रुप को क्या कहा? मोनोकॉट कहा, टेक्सॉन कहा। ये कौन से रैंक को बिलोंग करना चाहिए? सोच के बताओ, ये कौन से रैंक पर आना चाहिए? ये कौन से रैंक पर आना चाहिए? सोच के बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में सोचकर बताओ ये कौन से रैंक पर। वेरी गुड, तो काफी सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, क्लास। ये कौन सी रैंक पर आता है? ये क्लास। जानते नहीं क्लास मोनोकॉटिलिडनी, मोनोकॉटिलिडनी एक क्लास का नाम है, डाइकॉटिलिडनी एक क्लास का नाम है। चलिए फिर बात करते हैं प्लांट्स। प्लांट, प्लांट एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसमें सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कैन फोटोसिंथेसाइज, जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो, विच आर मल्टी सेल्यूलर एंड कैन फोटोसिंथेसिस एंड कैन डू फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे धरती पर ऐसे सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो सारे एक बहुत बड़े ग्रुप में आते हैं जिन्हें हम प्लांट कहते हैं। तो प्लांट भी एक टेक्सॉन है, प्लांट भी एक टेक्सॉन है, एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें ऐसे सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम प्लांट कहते हैं। ये कौन सी रैंक पर आना चाहिए? प्लांट कौन सी रैंक को बिलोंग करना चाहिए? कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए? किंगडम को। तो अब सोच के बताओ कि क्या ये सारे सिमिलर टेक्सा है? क्या ये सिमिलर टेक्सा है? नो, ये अलग अलग टेक्सा है। ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ये एक अलग टेक्सॉन है। ये एक ग्रुप है ऐसे सारे प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का, जिनके पास सिंगल कॉटिलिडन है। तो ये अलग टेक्सॉन है। ये ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये अलग टेक्सॉन है। तो क्या ये एक जैसे टेक्सॉन है? नहीं, ये अलग अलग टेक्सॉन है, ये अलग अलग टेक्सा है। क्या ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, राइस स्पीशीज को बिलोंग कर रहा है, मोनोकॉट क्लास को बिलोंग कर रहा है, और प्लांट किंगडम को बिलोंग कर रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी। ये सारे अलग अलग टेक्सा हैं जो अलग अलग कैटेगरी पर बैठे हुए हैं। ये सारे अलग अलग टेक्सा हैं जो अलग अलग कैटेगरी पर बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको टाइगर पढ़ा रही थी। अभी सूरज टाइगर बनके नीचे से गए हैं ताकि कैमरे के सामने ना आए, तो अभी वो टाइगर बनके अपने कपड़े लेने गए हैं अलमारी से। तो हम सूरज को भी रख देते हैं टेक्सॉन में। बताओ सूरज को कौन से टेक्सॉन में रखें? सूरज को कौन से टेक्सॉन में रखें? स्पीशीज में? बाहुबली टेक्सॉन में? सूरज को बाहुबली टेक्सॉन में रखते हैं। अभी मत जाओ, थोड़ी देर की क्लास बची है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम लेकिन राइस प्लांट भी तो है ना। अरे बाबू, मैंने कब कहा राइस एक प्लांट नहीं है? लेकिन सारे प्लांट्स राइस हैं। राइस एक प्लांट है, पर क्या दुनिया में सारे प्लांट राइस हैं? तो प्लांट एक बड़ा ग्रुप है जिसमें सारे प्लांट्स आ रहे हैं। राइस सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल राइस आ रहा है। समझ रहे हो? बच्चे लिख रहे हैं स्पीशीज गुंडा, स्पीशीज लंबू। आज सूरज हैंडसम लग रहे हैं। सूरज नीचे हो ना, कल उस दिन तो तुम लाल सी टी शर्ट पहन के आए थे गंदी सी। सूरज आज मनाली जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं पहाड़ों पे शिफ्ट होने का। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। यहाँ पोल्यूशन भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, हमारे लंग्स, हम सारा दिन खांसते रहते हैं। अकेला जा रहा हूँ। तो सूरज अकेले जा रहे हैं मनाली मकान ढूंढने, है ना? अकेले जा रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चे तुम मैडम का। बोलो मुझे परेशान ना करें। हाँ भाई, परेशान मत करना, थोड़ा सा कर लेना, पर मैं तो मजे करके आऊंगा। देख 4-5 दिन बाद आऊंगा। तो दुआ करो कि हमें एक अच्छा सा मकान मिल जाए और हम पहाड़ों पे शिफ्ट हो जाए यार। 2 साल से सोच रहे हैं, अभी तक हो ही नहीं पाए पहाड़ों पे शिफ्ट। तो हमारे लिए प्रेयर करना, हमारे लिए दुआ करना। और अगर हाँ पर उसके लिए तो नंबर देना पड़ेगा ना।
इंस्टाग्राम पे, हाँ इंस्टाग्राम पे मैं कनेक्ट कर सकते हो अगर मनाली में किसी को पता है। सूरज को, हाँ तो सूरज को आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो अगर मनाली में आपको कोई अच्छा डीलर पता है, प्रॉपर्टी डीलर, या फिर आपको कोई अच्छा मकान पता है, आसपास स्कूल भी हो मिश्री के पढ़ने के लिए, तो आप बता सकते हो। वी विल बी हाईली थैंकफुल। अब एक छोटा सा सपनों जैसा घर ढूंढ रहे हैं मनाली में, अगर मिल जाए उस सपने जैसे घर में रहना है। हाँ, सिटी ऑफ लेक्स आ जा। हाइट डिफरेंस तो बहुत है। 1 फीट का हाइट डिफरेंस है। सूरज 6 फीट 4 इंचेस। अभी नहीं, थोड़ी देर और, क्लास खत्म होने के बाद जाना मेरी, बस होने वाली है, आ रही हूं। चलो बेटा, डन 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 डन, समझ में आ गया। अब मुझे पता है बेटा कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि आपने मेरी बात को पहली बार सुना है, आपने इस तरह की बात को पहली बार सुना है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एक बार ठंडे दिमाग से एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जितने सिंपल तरीके से, जितने प्यार से इसको समझा सकती थी, मैंने समझा दिया है ना। इससे और बेहतर क्या बताऊं कि आप किसी ऑफिस में जाते हो तो आपको बहुत सारी रैंक्स नजर आती हैं, मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, है ना। तो ऐसे ही जब हम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी रैंक्स होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे जीनस, फैमिली, क्लास। लेकिन उन पर बैठा कौन है? उन पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं ना, जो उस ग्रुप को बना रहे हैं, उसे हम टेक्सॉन कहते हैं। जैसे चावल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसे हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे मोनोकॉट एक सारे ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो ये अलग अलग टेक्सा है। ऐसा मत सोचो कि मैम चावल भी तो मोनोकॉट है ना। चावल मोनोकॉट है, पर क्या सारे ही मोनोकॉट चावल हैं? क्या मोनोकॉट ग्रुप में केवल चावल 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 होगा? नहीं ना, मोनोकॉट ग्रुप में तो बहुत सारे मोनोकॉट्स होंगे। तो वो एक टेक्सा कैसे हो सकता है? चावल तो केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मोनोकॉट ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पास सिंगल कॉटिलिडन है। तो मोनोकॉट और चावल एक सिंगल टेक्सॉन कैसे हो सकते हैं? एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर मैं कहूं आलू, आलू एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, पोटैटो। लेकिन अगर मैं सोलनेसी फैमिली कहूं तो क्या सोलनेसी फैमिली और आलू एक ही बात है? नहीं, आलू अलग बात है, वो अलग टेक्सॉन है, और सोलनेसी फैमिली एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में टमाटर भी आता है, शिमला मिर्च भी आती है, हरी मिर्च भी आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। राइस मोनोकॉट प्लांट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टेक्साई, डिफरेंट कैटेगरी। ऐसे यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसे लिखेगा वो, डॉग, मैमल और एनिमल ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी सेम होगा। इसका आंसर भी सेम होगा। डॉग एक सिंगल टेक्सॉन है, स्पीशीज है। मैमल क्या है? मैमल क्या है बेटा? क्लास है। और एनिमल क्या है? किंगडम है। तो ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अलग अलग टेक्सा हैं, अलग अलग टेक्सॉन हैं, और ये अलग अलग रैंक पर बैठे हैं। यानी कि ये तीनों डिफरेंट टेक्सा हैं, डिफरेंट कैटेगरी पर। क्लियर? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो बहुत सारे दिल बना दीजिए। बेटा पता है, मैं ना बहुत सेफ खेल के पढ़ा सकती हूं, बहुत ही सेफ। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सेफली पढ़ाते हैं, मतलब बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बताकर फटाफट से निकल जाते हैं, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आसान है, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप चीजों को गहराई से नहीं सोचोगे, मैं गहराई से पढ़ाती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होकर पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को लगता है कि मैम शायद एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रही हैं, या फिर मैम बहुत ज्यादा बताती है, मैम का पढ़ाया हुआ कंफ्यूजिंग लगता है, हमें तो मजा नहीं आता, और टीचर्स तो इतना सिंपल सा पढ़ा देते हैं। मैं इस बात को 10 मिनट में खत्म करा के आगे बढ़ सकती थी। आज की क्लास में मैं ये चैप्टर खत्म कर सकती थी, और तुम्हें हवा भी नहीं लगती कि मैम ने इतनी आसानी से खत्म भी कर दिया। उल्टा तुम खुश हो जाते, तुम नाचने लगते, ओए होए होए चैप्टर खत्म हो गया, कितना सिंपल सा है, हमें तो समझ आ रहा है। और अगर एक भी टफ क्वेश्चन आता ना, तुम्हारे तोते उड़ जाते,
मेरी रेटिंग तुम बहुत अच्छी कर देते, मैडम तो बहुत सिंपल पढ़ाती है हमारी, बहुत मजेदार पढ़ाती है, एनसीईआरटी रीड कराती है, मस्त क्वेश्चन भी करा देती है, सिंपल सिंपल सा पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। क्वेश्चन तुमसे हो नहीं रहे, मेरा अच्छा पढ़ाने का क्या फायदा, मेरी अच्छी रेटिंग का क्या फायदा। मैं थोड़ा गहराई में चीजों को जाकर समझाती हूँ, काफी बच्चों को शायद ना समझ में आता हो, वो कह देते हो मैम तो कॉम्प्लेक्स पढ़ाती हैं, नहीं मजा आ रहा, मैम की बातें समझ नहीं आती। मैं तुम्हें फोर्स करती हूँ अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए, और जो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते शायद उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा ना लगता हो, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि अगर एनटीए कल की तारीख में बॉटनी का पेपर बहुत टफ भी बना दे तो मेरा बच्चा उसे हलवा की तरह सॉल्व कर दे। ये जो सारी मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है अभी तक, मैं इसको 10 मिनट में पढ़ा के आगे निकल सकती थी, 10 मिनट में, और 10 मिनट में भी मैं इसको ऐसे पढ़ाती कि तुम मेरी 5 रेटिंग देते 10 मिनट में भी, और तुम्हें हवा भी नहीं लगती। पर ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा जो बात तुम्हें सिर्फ ऊपर से समझ में आए, तुम्हें वो लाइन रटनी पड़े। फायदा तो तब है ना जब तुम उस बात की गहराई को जानो। मैं कह रही हूं भले ही तुम सारे डॉक्टर ना बनो, पर आगे जाके अगर तुमने किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया, बीएससी की, एमएससी की, रिसर्च की, तो तुम्हें अपना दिमाग खर्च करना सीखना पड़ेगा बाबू। चीजों को गहराई से कैसे समझते हैं, उसकी जड़ तक कैसे जाते हैं, ये सीखना पड़ेगा। और अगर तुम अभी से उस चीज को नहीं अपने अंदर डालोगे तो कब डालोगे? फिर तो वही ऐसी कहेंगे सब, यार भारत में तो पीएचडी ऐसी होती है, पैसे दे के हो जाती है। दिमाग को डेवलप करना सीखो बाबू। कोई बात अगर तुमसे कही जा रही है या कोई किताब में कोई लाइन लिखी है तो बस उसे ऐसे याद मत कर लो कि क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। उस बात की गहराई तो समझ में आनी चाहिए तुम्हें। अब एनसीईआरटी ने इस लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी, यहां ये वाली बात कि इंसेक्ट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक रैंक और कैटेगरी को बिलोंग करता है। इस बात को मैं तुम्हें सिंपल पढ़ा के आगे निकल जाती, 2 सवाल करा देते। ये वाला सवाल कराती ही नहीं, ये सवाल मुश्किल है, ये वाला सवाल मैं तुम्हें कराती ही नहीं, पढ़ा के आगे निकल जाती। तुम भी क्या कहते हो, हाँ मैडम बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, कितना सिंपल है सब कुछ मैम, पढ़ाई तो बहुत सिंपल है। लेकिन मैंने तुम्हें इतनी कहानी घुस के बताई, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होती है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, टेक्सॉन और कैटेगरी क्या होती हैं सही मायनों में, क्या होती है। उसमें काफी बच्चे लिखने लग गए कि मैम हमें तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। और मैं कई बार सोचती भी हूं कि मैं ना पढ़ाऊं ऐसे, मैं भी सिंपल सिंपल सा पढ़ा के आगे चलूं, वाहवाही बटोरूं, रेटिंग्स बटोरूं, पर मेरे से होता नहीं, मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं चाहती हूं मेरा बच्चा इंटेलिजेंट बने। एमएससी में ना हमारी एक टीचर हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है, मेरा हिंदू कॉलेज से है एमएससी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो हमारी एक टीचर हुआ करती थी, एक छोटा सा एनेक्डोट यहाँ पे सुनाती हूँ, काफी बच्चों को लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट फिर भी सुनो, इस बात को सुनो, कुछ चीजें जरूरी होती हैं सुनने। मेरी एक टीचर हुआ करती थी सुदेशना मैम, वो प्लांट पैथोलॉजी की प्रोफेसर थी। वो लैब में जब आती थी ना, वो क्लास लेती ही नहीं थी, वो कहती थी मुझे, मैं थ्योरी क्लास नहीं लूंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी फलाना चैप्टर वहां लैब में जाके, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेना, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझाऊंगी। तो उनकी क्लास हमेशा लेबोरेटरी में हुआ करती थी, और वो ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग वो लाया करती थी ना, एक्सपेरिमेंट्स, हमें समझाती भी नहीं थी, हमें एक्सपेरिमेंट्स का पर्चा थमा देती थी, प्रोटोकॉल थमा देती थी कि ये एक्सपेरिमेंट में ये चीजें होंगी, करके बताओ, तुम्हारे पास पूरा दिन है। हम सारे लगे रहते थे, कुछ तो रोने लगते थे बच्चे, सोचते थे यार ये मैम क्या दे देती है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम गधे तो नहीं है, हम बुद्धू तो नहीं है। हम पूरा दिन टक्कर मारते थे उस प्रोटोकॉल में, पूरा दिन हमें कोई आइडिया नहीं होता था, बस हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे उस प्रोटोकॉल को देख के, फिर एंड में मैम समझाती थी। पता क्या होता था, उससे फायदा क्या होता था, हम लोग सही मायनों में अपना दिमाग चलाना सीख गए थे एंड तक। और कई बच्चे गालियां देते थे मैम को, ये कैसी मैम यार, मेहनत नहीं करती, हमें प्रोटोकॉल थमा के चली जाती हैं, इतना टफ टफ से एक्सपेरिमेंट करने को दे देती हैं, बच्चों को क्या समझ रखा है, जब तक सिखाओगे नहीं हम कैसे सीखेंगे। अरे भाई तू एमएससी में आ गया है, तेरे को अभी भी स्पून फीडिंग चाहिए, तेरे को अभी भी चाहिए टीचर ब्लैक बोर्ड पे आए और एक एक लाइन लिखे, तेरे को समझाए और तू कॉपी में नोट करे, जाके रट ले और फिर पेपर दे दे, और जो है तेरे नंबर आ जाए, हाँ भाई एमएससी में टॉप किया है भाई, गोल्ड मेडल मिला है भाई बच्चे को। मैं गधा हुआ था तो तुझे कुछ भी नहीं है। अगर तू कल अमेरिकन यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है तो तेरे से कोई एक सवाल पूछ ले, तेरे से बताया नहीं जाएगा, और वैसे कहने को तो एमएससी का गोल्ड मेडल है। समझो बेटा, सच्चाइयों को समझो। एंड तक आते आते हमारा मन करता था कि उस टीचर के पैर छू ले,
मतलब हमें उस टीचर ने दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया कि अगर हमारे सामने टफ से टफ सिचुएशन आ जाए तो हमें घबराहट नहीं होती थी। हमें प्रोटोकॉल दे दिया जाता था, हम दिमाग लगाते थे और एंड तक हमें एक्सपेरिमेंट्स में दिमाग लगाना आ गया यार। और फिर समझ में आया कि नहीं यार, दिमाग लगाना चाहिए। तो स्पून फीडिंग की आदत मत डालो बेटा। जहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है वहां बच्चे चैट बॉक्स भरने लगते हैं, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, रिपीट रिपीट रिपीट। जब तक अपने दिमाग पे जंग लगा के रखेगा उसे घिसेगा नहीं, कुछ नहीं होना तेरा। ध्यान रखियो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता। मैं तो भैया ऐसे ही पढ़ाऊंगी। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा अगर कल किसी कारणवश नीट क्लियर ना कर पाया, आगे उसने एमएससी बीएससी करने का सोचा, रिसर्च में जाने का सोचा, तो कम से कम उसे अपनी ये जो छोटा सा चीज भगवान ने दे रखी है इसे इस्तेमाल करना तो आए। और जाके कहे वो कि हाँ यार, हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया। तुम ऐसे भी याद करोगे मेरे को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर समझने की और दिमाग खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हमें लिटरली रुला दिया था सारे बच्चों को, पर हमें उसकी इंपॉर्टेंस बाद में समझ में आई। जल्दी से जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल? लेस जनरल का मतलब क्या है? वो आम नहीं है, वो ग्रुप आम नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको आम ग्रुप नहीं लग रहा? आम नहीं लग रहा मतलब ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें सबसे छोटा ग्रुप जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। 70% बच्चों ने आंसर दिया है डी। वेरी गुड, वेरी नाइस। खुश हुई मैं पोल का आंसर देख के। युथिका, ईशा, आइजैक, दीपक, ताहिर, शुभदीप, वेरी नाइस बेटा। चलिए, तो इसका आंसर डी होगा। लेस जनरल का मतलब क्या होता है? लेस, कम। जनरल मतलब आम। वो आम नहीं है, और आम नहीं है इसका मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में मोर स्पेसिफिक। और वो ज्यादा स्पेसिफिक कब होगा? ज्यादा स्पेसिफिक होने का मतलब है ग्रुप छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा ग्रुप ढूंढ के निकाल, जीनस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता फटफट से। In taxonomic hierarchy, which of the following group of taxa will have less number of similarities as compared to other? मतलब आप इन चारों में से कंपेयर करके बताना है कि इनमें से वो कौन सा ग्रुप होगा जिसमें आपस में जो समानताएं होंगी वो सबसे कम होंगी। आपस में जो सिमिलैरिटीज होंगी, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। इन चारों ग्रुप में से आपको कंपेयर करके बताना है कि वो कौन सा ग्रुप होगा जिसमें सबसे ज्यादा लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, मतलब समानताएं सबसे कम होंगी, सिमिलैरिटीज सबसे कम होंगी। जल्दी से बताइए। देखते हैं आंसर। अरे बाबा, केवल 15% बच्चों ने आंसर सही दिया है। सोलनेसी, कॉन्वल्व्यूलेसी, पोएसी। एसी, एसी किसकी बात हो रही है? फैमिली की बात हो रही है। पॉलीमोनियल्स, पोएल्स, सैपिंडेल्स, ऑर्डर की बात हो रही है। ऑर्डर। सोलेनम जीनस का नाम होता है, ये जीनस की बात हो रही है। चलो ये क्वेश्चन आप ठीक से और बाद में कर पाते, चलो कोई बात नहीं, जब मैं स्पीशीज, जीनस और फैमिली वगैरह पढ़ा देती शायद आप तब और बेहतर तरीके से कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं बेटा। ये ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स, पोएल्स, सैपिंडेल्स, ये सारे ऑर्डर हैं, ये सारी फैमिलीज हैं, ये सारे जीनस हैं और ये सारी स्पीशीज हैं। तो हमसे पूछ रहा है इनमें से आपको वो कौन सा ग्रुप लग रहा है जिसमें सिमिलैरिटीज सबसे कम हो। सिमिलैरिटीज सबसे कम होने का मतलब हमें सबसे बड़ा ग्रुप ढूंढना है, सबसे बड़ा ग्रुप ढूंढना है, लार्ज ग्रुप। तो इन सब में से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है आपको? सबसे बड़ा ग्रुप ऑर्डर होगा, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी।
ठीक है, सिमिलैरिटीज सबसे कम किस में होंगी? सबसे बड़े ग्रुप में। और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? ऑर्डर। अभी पता चलेगा आपको, चलेगा पता। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी ना डिटेल में, स्पीशीज, ऑर्डर, जीनस, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर पीछे एल्स आ रहा होता है तो ऑर्डर होता है, एसी आ रहा होता है तो फैमिली होता है। राइट? टेंशन मत लो, कल की क्लास के बाद तुम्हें सब पता चलेगा। ये क्वेश्चन मुझे शायद कल कराना था, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पोल आंसर दीजिए फटाफट से। In which of the following category greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level? माने इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि आपस में समानताएं बैठाना उस ग्रुप के अंदर मुश्किल होगा? आपस में समानताएं बैठाना उस ग्रुप के अंदर मुश्किल होगा। बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें आपको लग रहा है कि आपस में सिमिलैरिटीज बैठाना, समानताएं बैठाना सबसे मुश्किल होगा? आप जानते हैं सबसे मुश्किल यानी कि आपको सबसे बड़ा ग्रुप ढूंढ के निकालना है। निकालिए फटाफट से। 46% बच्चों ने आंसर दिया है सी। सबसे तेज आंसर दिया है ठाकुर आदर्श, अनुष्का, मयंक, आंचल, ईजा, अरिंदम। वेरी गुड, यस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डिवीजन एंड फाइलम। जीनस और स्पीशीज छोटे ग्रुप है, वैरायटी तो उससे भी छोटा ग्रुप है, स्पीशीज फैमिली छोटे। आपको इस ऑप्शन में से सबसे बड़े ग्रुप ढूंढ के निकालने हैं। ये सबसे बड़ा ग्रुप है क्योंकि सबसे बड़े ग्रुप में आपस में रिलेशन, अभी लिखवा के आई हूं, अभी थोड़ी देर पहले अभी तुम्हें स्टेटमेंट लिखा के आई हूं ना कि ग्रुप जितना बड़ा होता चला जाएगा उस ग्रुप के अंदर बैठे जो सारे टैग्जा हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना मुश्किल होता चला जाएगा। तो आपको सबसे बड़ा ग्रुप यहां पे यही तो नजर आ रहा है, डिवीजन एंड फाइलम, और बाकी इससे छोटे ग्रुप हैं। चलिए, तो ये हमारी कहानी हुई आज की, जहां पे मैंने आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश की। सोचो, पूरा लेक्चर मैंने इसमें निकाल दिया, एक टैक्सॉन और कैटेगरी समझाने में पूरा एक लेक्चर। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, परसों की क्लास से वी विल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें थोड़ा बहुत चीजें रह गई हैं, स्पीशीज, जीनस, इन सबको डिफाइन करना है मुझे। स्पीशीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इन सबको डिफाइन करना है। और फिर कल हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म बेटा, राइट? और परसों से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पांचों लेक्चर का जो समरी लेक्चर होता है नोट्स के साथ, वो आपको एक आध दिन बाद मिल जाएगा। आपको इसका रिवीजन पॉडकास्ट मिल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। सब कुछ कर लीजिएगा क्योंकि संडे इसका टेस्ट होगा। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए। आप हमेशा शिकायत करते हैं 3 बज गए, आपको आज 3 बजे छोड़ दिया। हैप्पी? कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको टैक्सॉन, कैटेगरी, इन सब बातों में फर्क समझ में आ गया होगा। डॉग एक मैमल है, बट सारे मैमल डॉग नहीं है। तो मैमल एक बड़ा ग्रुप है, वो एक अलग टैक्सॉन है। डॉग एक सिर्फ स्पीशीज है, वो एक अलग टैक्सॉन है। जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देखेंगे, ठंडे दिमाग से समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए समझ में आ जाएंगे। ओके, फटाफट से एक बार मैं तुम्हारे डाउट्स देख लेती हूं, जल्दी से डाउट्स देख लेती हूं, फिर उसके बाद डाउट्स देखने के बाद फटाफट से रिवीजन पॉडकास्ट देती हूं, फिर तुम जा सकते हो। मैम, विद डाउन द ग्रुप सिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज। डाउन द ग्रुप सिमिलर, हाँ ये सही है बेटा। कृष्णा कुमार पूछ रहा है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आए, तो सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी? हाँ बढ़ेंगी। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर दिया बेटा, नोट्स में, हाँ नोट्स में लिखना है। पोल में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वंशिका कह रही है, देख लेंगे बेटा। मैम डिवीजन और फाइलम एक ही ग्रुप है? हाँ, डिवीजन प्लांट्स के केस में कहते हैं, फाइलम एनिमल्स के केस में कहते हैं। मैम मैंने इन्फिनिटी बैट परचेज किया है, फिर भी सहायक नहीं चल रहा। बेटा ये टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, मैं एक बार बता दूंगी।
ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कौन ग्रुप है, कौन ऑर्डर है, कौन फैमिली है? ये कल की क्लास में आपको पता चलेगा। कल की क्लास में आप नाचने लगोगे, आहा मैम हमें तो एकदम पहचान हो रही है कौन ग्रुप है, कौन फैमिली और कौन ऑर्डर है। सेम टेक्सा का एग्जाम्पल दे दीजिए मैम। सेम टेक्सा का एग्जाम्पल तो टाइगर टाइगर टाइगर, ये सेम टेक्सा है। अगर मैं कहूं एक टाइगर और दो टाइगर, ये टाइगर 1 ये टाइगर 2, तो दीज आर सेम टेक्सा, दे आर सेम टेक्सा, राइट। और अगर मैं कहूं सेम टेक्सा का मतलब है सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, या फिर हम सेम उसकी बात कर रहे हैं, सेम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो सेम टेक्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ हमारे डाउट्स हो गए। अब फटाफट से पॉडकास्ट हम आपको दे देते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बेटा कि जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की होती है वो पूरी सीक्वेंस होती है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, रैंक्स होते हैं और कैटेगरीज होती है, और हर एक रैंक के ऊपर कुछ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैठे रहते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैठा रहता है, जिसे हम टेक्सॉन कहते हैं। इसीलिए हम टेक्सॉन को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे जैसे हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स घटते जाते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटते जाते हैं, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, जो प्रोसेस है वो और ज्यादा जटिल होता चला जाता है, स्पेसिफिसिटी जो है वो घटती चली जाती है, और एक ग्रुप के बीच में डिफरेंट टेक्सा में रिलेशनशिप बैठाना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है, राइट। चलिए, तो कल की क्लास में ये सारा रिवाइज करके आएंगे। कल की क्लास में हम इस लेक्चर को करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ओके, चलिए, वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल किसको करें? वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है इसमें से? ओ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं इसमें तो। ओ दिव्या राठी भी है यहाँ पे बेटा आज वीडियो कॉल हो पाएगी? यहाँ पे लगा तो रखा है पर स्पीकर लगाना पड़ेगा, करके देखो किसी के साथ वीडियो कॉल। वो लगाना पड़ेगा यार स्पीकर, सूरज इसका स्पीकर का वो क्या कहाँ है, स्विच कहाँ, ये रहा। किसको करें? सूर्य प्रकाश को करते हैं। हो रही है कॉल? Device has connected successfully. सूर्य सारे दबा दे, जिसको भी मिलेगा उससे कर लेंगे। किससे करें? हाय मैम, हाँ सक्को से कॉल हो रही है, पता नहीं वीडियो कॉल क्यों नहीं हो पा रही है। सब नीचे स्क्रॉल कर दो। सारे बच्चे आ गए। अरे वाह, सबको आ गई भाई कैसे हो बेटा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, सक्कू की आवाज मिल रही है सबको। कैसे हो बेटा? पीछे कौन बैठे हैं? फादर बैठे हैं पीछे कौन बैठे हैं? आप तो किसी शॉप पे बैठ के पढ़ रहे हो, है ना? हेलो बेटा, किसी शॉप पे बैठ के पढ़ रहे हो क्या? आप किसी शॉप पे बैठ के, आवाज नहीं मिल रही मेरी? कितना नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही शायद उसको, है ना? उसकी आवाज हमें नहीं आ रही, या फिर हेलो, अब किसकी आवाज आ रही है? सूर्या की? आई थिंक ये हमें ऑन करना पड़ेगा क्या? हेलो मैम, हेलो। वीडियो ऑन तो नहीं हो रही ना? मैं आपको नहीं दिख रही? दिखनी तो चाहिए। क्लास में देखना है। हाँ क्लास में मैं नहीं दिख रही आपको? क्लास में ऐप के ऊपर मुझे आप सुनाई दे रहे हो बेटा, आप बात कर सकते हो। सबको मुझे आप सुनाई दे रहे हो, आप सबको दिखाई दे रहे हो, आप मुझे सुनाई दे रहे हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। आप कहाँ बैठे हो अभी? सूर्या की इसको स्टॉप करना पड़ेगा सबको को शायद। हाँ बेटा, हम आपको मैं सुनाई दे रही हूँ आपको। सक्कू मैं आपको सुनाई दे रही हूँ? मैं उसको सुनाई भी नहीं दे रही। उसका क्या मतलब? पता नहीं, किसी और से बात करते हैं। चलो फिर
थोड़ा टेक्निकल है चीजें। मैम कॉल ऑन करने से ऐप नॉट विजिबल हो जाता है, लास्ट ईयर हमने बात की थी। ओके हाँ, आपको फिर हम शायद कॉल ऑन करने से हम आपको ऐप पर दिखाई नहीं देंगे बेटा। नंदिनी आई है। नंदिनी बेटा मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, मैं आपको सुनाई दे रही हूं। शुभम भी आ गया है। क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? हेलो हेलो, आर यू, हाउ आर। नहीं हो पा रहा वीडियो कॉल, पता नहीं कुछ दिक्कत तो आ रही है। शुभम बेटा सुन रहा है? आपको मेरी आवाज सुन रही है? इनको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देख यार, सूरज तो टेक वाला पर्सन है, देख ले। मैं तो टेक चैलेंज हूं, मेरे को तो नहीं पता चलता कुछ। आवाज नहीं समझ में आ रहा। कुछ यहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इधर से देखूं। टा टड़ा टटा टड़ा टड़ा। इधर से देखूं। ये तो डाउट्स हैं। क्या? पता नहीं है बेटा क्या इसमें दिक्कत आ रही है। चलो मैं टेक टीम से पूछती हूँ एक बार। माइक ऑन नहीं हो रहा, मैंने करा तो आपके सामने, क्लिक तो किया माइक पे और वीडियो पर, पता नहीं क्लिक नहीं हो रहा। कोई नहीं, चलो मैं टेक टीम से एक बार बात करती हूँ कि यार वीडियो कॉल कैसे करते हैं, मेरे से हो नहीं रही। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, वीडियो कॉल हो ही नहीं रही है। तो मैं एक बार टेक टीम से बात करती हूँ कैसे एक्चुअली इसको करना है। तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो बेटा मिलते हैं फिर कल की क्लास में। साइनिंग ऑफ, बाय, लव यू ऑल। ऑल द बेस्ट कहते यार, कर दिया अच्छा सा मकान। चलो बाय, टाटा।